हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में संघवाद। भारत के संविधान में संघवाद। भारत के संविधान में संघवाद को हम पढ़ने से पहले दो बातें हमें और अच्छे से जाननी होंगी कि संघवाद का परिचय हमने पढ़ लिया था, संघवाद वास्तव में होता क्या है ये भी हमने पढ़ लिया था कि फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है, किस प्रकार से राज्यों का संघ बनाया गया, और सारी बातें हमें बहुत स्पष्ट हो चुकी है। इसके बाद भारत के संविधान में देखें तो क्या क्या फैक्टर थे जब हमने आजादी से पहले संविधान सभा में हमारे सामने वो आए। पहला तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ धर्म आधारित मामला था, हमारे यहाँ जाति आधारित मामला था, हमारे यहाँ भाषा आधारित मामला था, और इन सब के लिए पृथक निर्वाचन की बात आपने सुनी होगी। और ये निर्वाचन इसलिए आधार पर था कि पृथक निर्वाचन अगर आएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए तो अंग्रेजों की ये डिवाइडेशन एंड रूल वाली पॉलिसी थी। हमारे यहाँ धर्म अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जाति अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, और भाषा, क्षेत्र, बहुत सारी सभ्यता, परंपराएं, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया, और उन्होंने एक नींव डाली पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक आधार पर इलेक्शन पॉलिसी, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर निर्वाचन की बात इन्होंने कही। इसका फायदा उन्हें क्या होने वाला था कि सभी अलग अलग हो जाएंगे। इन्होंने, अंग्रेजों ने बात क्या कही कि उम्मीदवार भी जाति विशेष हो। क्या हो? उम्मीदवार भी क्या हो? जाति विशेष हो, और मतदाता भी क्या हो? जाति विशेष ही हो। उम्मीदवार भी क्या हो? जाति विशेष, और मतदाता भी क्या हो? जाति विशेष, यानी दोनों ही एक ही जाति के अगर हो जाएं तो आप देखें इसमें 5 जातियां हैं, 1 2 3 4 और 5 जातियां हैं। ये वाला क्षेत्र विशेष जाति का है, तो ये हिस्सा देश से टूटने के लिए कभी भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके उम्मीदवार भी अलग हैं, मतदाता भी अलग हैं, सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। आपने देखा होगा जाति क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। जाति का आधार होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात। और इसका जातीय क्या है? सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है या सामाजिक व्यवस्था है। और ये किस पर आधारित होती है? आनुवंशिकता पर। किस पर आधारित होती है? आनुवंशिकता के आधार पर आधारित होती है। इसमें वेशभूषा, खान पान सब कुछ एक जैसा ही होता है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और बोली चाली, ये सब क्या होता है? एक जैसा ही होता है। कुल मिलाकर जातीय व्यवस्था में सभी लोग एक जैसे होते हैं, तभी एक साथ आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे जब हम किसी क्लास में जाते हैं, नई विद्यालय में जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि उस विद्यालय में कौन सा विद्यार्थी कैसा है, उस क्लास में, उस कक्षा में कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार से है और कहाँ बैठा हुआ है। तो आप कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, 2 से 5 दिन में हमें पता लगता है कि इंटेलिजेंट के पास इंटेलिजेंट पहुंच जाता है, शरारती के पास शरारती, और क्रिएटिविटी, सृजनशील के पास सृजनशील पहुंच जाता है, और क्लास अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। इसका आधार भी, अगर हम व्यक्ति को, गुणों को जाति मान लें तो ये समाज भी इसी प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। सारे लोग एक अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही जाति व्यवस्था का नाम आता है सब एक जगह आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए क्या है? खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये सेपरेटेशन एरियाज की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, राष्ट्र के अधिकार की नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई कि जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की पॉलिसी के तहत पृथक निर्वाचन की भी बात कही, यानी कि उम्मीदवार भी एक जाति विशेष के, मतदाता भी एक जाति विशेष के। तो ये कहीं ना कहीं अराजकता टाइप मामला था, देश को बांटने लायक मामला था। फिर पूना समझौता, ये सारी चीजें हमारे सामने आई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में क्या अपनाया गया? संघवाद अपनाया गया।
अब यहां से बैकग्राउंड तो हमारा क्लियर हो गया कि संघवाद क्यों अपनाया गया। अब पूर्ण संघवाद और अर्ध संघवाद में हम बात करते हैं। एक तो होता है संघवाद, एक होता है अर्ध संघवाद। भारतीय संघवाद को हमने अर्ध संघीय व्यवस्था कहा है, आधा संघवाद कहा है, पूरा संघवाद नहीं कहा है। संघवाद में क्या होता है, सत्ता के दो स्तर होते हैं। सत्ता के कितने स्तर होते हैं, दो स्तर होते हैं। पहली विशेषता ये होती है। दूसरी, इसमें दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है, दोहरी नागरिकता भी होती है। तीसरी, इसमें संविधान भी अलग अलग होंगे। क्या होंगे, संविधान भी क्या होंगे, अलग अलग ही होने चाहिए। यानी कि सेपरेटेशन इज मस्ट बी कंपल्सरी ऑफ फेडरेशन पार्ट्स। यूं कहें कि अलग अलग भाग होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, फेडरेशन के लिए। अर्ध संघीय व्यवस्था में क्या है, अब हम भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में देखें, एक संविधान है, हम जानते हैं एक ही संविधान है भारत में, जो कब बना था, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे थे। एक संविधान है, एक ही नागरिकता है। क्या हमारे देश में राज्यों में नागरिकता होती है? मैं राजस्थान का हूं, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का, कोई हरियाणा का है, कह सकता है क्या? नहीं। लीगल डॉक्यूमेंट्स हम इंडियंस हैं और राजस्थान से हरियाणा जाने में, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, बिहार जाने में किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता है, एक प्रकार की नागरिकता है। इसमें एक संविधान है और हमारे यहाँ 2 स्तर की सत्ता जरूर है, 2 स्तर की सत्ता जरूर है। ये हम देखते हैं, जिसमें हम एक केंद्र सरकार मानते हैं और दूसरा इसमें राज्यों की सरकारें हैं। दूसरी क्या है, राज्यों की सरकारें हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं। अब यहां बहुत अच्छे से हमें समझना है, हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान में संघवाद। संघवाद की परिभाषा, अर्थ और बहुत सारे विद्वानों ने क्या क्या माना, हमने ये देख लिया था। वास्तव में संघवाद क्या होता है, भारत में क्या है, ये हम देखेंगे। फिर शक्ति विभाजन, संघवाद में क्या होना चाहिए, सत्ता के स्तर कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, 2 स्तर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। सत्ता के 2 स्तर, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमेरिका। संघवाद का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, अमेरिका। अमेरिका में 2 प्रकार की सत्ता है। जैसे भारत में राज्यों में सरकारें होती है, केंद्र में सरकारें होती है, अमेरिका में भी राज्य में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। दोहरी नागरिकता की बात करें तो 2 जगह की नागरिकता वहां पाई जाती है, एक अमेरिका की नागरिकता, एक वॉशिंगटन डीसी की नागरिकता, एक फ्लोरिडा की नागरिकता। बहुत सारी जगह अलग अलग वहां पर जो राज्य हैं उनकी नागरिकता अलग से होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वहां वीजा पॉलिसी काम आएगी, पासपोर्ट पॉलिसी काम आती है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग से बॉर्डर है, अपने राज्य से निकलने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस न करना होगा, जबकि राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा था उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। पूरे भारत में कहीं भी आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के। संविधान भी क्या है, अलग अलग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अमेरिका में केंद्र व राज्यों का संविधान क्या है, अलग अलग है। आपको ये ध्यान रखना है। जबकि भारत में क्या है, एक ही संविधान चलता है पूरे देश के लिए। इसे आधा संघवाद क्यों कहा गया, अर्ध संघवाद की विशेषता क्यों दी गई है? संविधान कैसा है, एक, जबकि होना चाहिए था कितना, 2। एक नागरिकता जबकि होने कैसी चाहिए थी, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए थी। 2 स्तर की सत्ता जो पाई जाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। भारत की जो संघवाद की विशेषताएं वो पूरी तरीके से नहीं होती, इसीलिए अर्ध संघवाद की व्यवस्था इसे कहा गया है। इसमें आगे देखें,
प्रबल केंद्र के साथ राज्यों का संघ बनाया गया है। प्रबल केंद्र के साथ क्या बनाया गया है? राज्यों का संघ बनाया गया है। इसे हम ये भी कह सकते हैं अविनाशी राज्य का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये दोनों वाक्य आपको याद रखने हैं। भारत में क्या है? प्रबल केंद्र है। आपको ध्यान होगा जिस क्लास का मॉनिटर क्लास टीचर बहुत अच्छा हो वो क्लास उतनी ही अच्छी चलती है। प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मॉनिटर हो चाहे प्रिंसिपल सर हो, मजबूत होने चाहिए ताकि दिशा निर्देश बहुत अच्छे से चल सके और उनकी बात सब मान लें। प्रबल केंद्र नहीं होगा तो राज्य अलग अलग टूटने लग जाएंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हुमायूं और बाबर को हम देखें तो वहां पर उन्होंने युद्ध जीते, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन अकबर ने उससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और सबको मजबूत रखा। अकबर और अकबर के बाद वाले मुगल शासकों को देखें तो बड़ा अंतर नजर आता है। अकबर का शासन काल, हुमायूं यूं देखें मुगलों का सबसे बड़ा शासन काल था। अकबर का जो साम्राज्य था मुगलों का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा, उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य मुगलों का हुआ ही नहीं। अकबर ने ऐसा क्या खास किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया? अकबर ने क्या किया, किसी भी राजा को जीता और उसका वहां का वापस राजा बना दिया, केवल कर व्यवस्था वहां से लागू कर दी। आप अकबर के मुगलों के अधीन हैं और आपको पूरी स्वतंत्रता रहेगी, आप अपने यहाँ राज करें, लेकिन टैक्स और गुलामी आपको मुगलों को देनी होगी। आप मुगलों के अधीन हैं, आपकी स्वतंत्रता पूरी है, आप टैक्स लें, मुगलों को दें, कोई भी आपातकाल में मुगल सेना आपकी सुरक्षा करेगी। अब बाकी लोग राज्यों ने क्या किया? ऐसा नहीं किया। इसीलिए जैसे ही मौका मिला किनारे वाले राजा निकलते हुए चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने मनमाफिक राजा को नया बना दिया। आने वाले जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, इन लोगों ने, तो इसीलिए मुगलों का क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन प्रबल केंद्र अगर होगा तो सभी राज्यों को मजबूती से बांध के रखेगा और कोई भी राज्य अलग होने की हिम्मत नहीं करेगा। ये इसका अर्थ हुआ। विनाशी यानी कि राज्य समाप्त किए जा सकते हैं, नए बनाए जा सकते हैं, छोटे किए जा सकते हैं, बड़े किए जा सकते हैं, नया राज्य भी बनाया जा सकता है। लेकिन अविनाशी संघ, भारत कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अविनाशी संघ का मतलब क्या है? भारत कभी समाप्त नहीं होगा, राज्य समाप्त हो सकते हैं, नए बनाए जा सकते हैं, छोटे किए जा सकते हैं, बड़े किए जा सकते हैं, नाम परिवर्तन हो सकता है, सब कुछ संभव है। नया राज्य अभी बना है मार्च, ये फरवरी मार्च है 2014 और ये बना है तेलंगाना। ये नया राज्य बनाया था मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने। आपको ध्यान होना चाहिए, फरवरी मार्च 2014 में नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। पुदुचेरी नया नाम रखा गया है पौंडीचेरी का। तो ये नाम में परिवर्तन हो, सीमाओं में परिवर्तन हो, ये सारे कार्य किसके हैं? प्रबल केंद्र के कारण ही संभव है। विशेष बात क्या है? इन सब परिवर्तनों के लिए भारत में राज्य की परमिशन, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी कार्य यदि करना हो तो केंद्र आसानी से कर सकता है। इसीलिए क्या माना गया है? प्रबल केंद्र माना गया है और फिर राज्यों को मिलकर भारत संघ बनाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि राज्य विनाशी है लेकिन संघ अविनाशी है, ये बना ही रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। भारत के संविधान में संघवाद में अगला बिंदु हम देखें तो वो है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन बहुत ध्यान रखना है। पृथक्करण का मतलब होता है तोड़ के अलग दे देना,
और विभाजन का मतलब है अपने में से ही देना, दोनों अलग अलग हैं। पृथक्करण का मतलब जैसे ये है, इसको यहां से कट करके देना क्या है, पृथक्करण। इसी में से कुछ देना विभाजन है। शक्ति विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, इससे क्या होता है, स्पष्ट रूप से विवाद नहीं होते हैं। यदि शक्ति विभाजन स्पष्ट रूप से नहीं हुआ तो केंद्र राज्यों के मध्य विवाद बने ही रहेंगे। इसीलिए भारत की जो संविधान सभा के जो लोग थे वे अच्छे से जानते थे कि भारत में शक्ति विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इससे आने वाली जो सरकारें होंगी, आने वाला जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा, विवाद नहीं होंगे। इसीलिए इसके लिए सूचियां बनाई गई। पहली सूची है संघ सूची, इसमें दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी इसमें सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और चौथी इसमें है अवशिष्ट सूची। ये 4 प्रकार की सूचियां इसमें हमारे यहाँ शक्ति विभाजन में देखने को मिलती हैं। संघ सूची, इसे हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, और इस पर कानून केंद्र बनाता है। कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, चाहे वो केंद्र हो और चाहे वह राज्य हो। इसमें ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य में यदि विवाद हो जाए तो कानून की जो मान्यता वो किसकी रहेगी, केंद्र के द्वारा ही मान्यता रहेगी। अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र कानून बनाता है। अवशिष्ट शक्तियों में कानून कौन बनाएगा, केंद्र कानून बनाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल उठता है कि शक्ति विभाजन है क्या चीज। शक्ति विभाजन ये है कि शक्तियों को अपने में से निकालकर संविधान ने अलग अलग जगह दे दी। इसका फायदा ये हुआ कि आपस में झगड़ेंगे नहीं, 2 स्तर पर सरकारें होने पर तनाव नहीं होगा, स्पष्ट विभाजन होने से अपने दायरे में रहेंगे और स्वतंत्र होकर अलग अलग कार्य कर लेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये 4 प्रकार की सूचियां हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। संघ सूची केंद्रीय सूची भी है और इस पर कानून बनाने का जो कार्य करती है वो कौन करते हैं, केंद्र की सरकार करती है, और पूरे देश में ये आसानी से लागू हो जाता है। इसके स्पष्ट बिंदु कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। रक्षा से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार और मुद्रा। ये कौन सी सूची के सब्जेक्ट हैं, संघ सूची के हैं, जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन आते हैं। राज्य सूची, इस पर कानून कौन बनाती है, राज्य की सरकार बनाती है। आपातकाल में ये भी राज्यसभा के तहत संसद के पास चली जाती है। यदि राज्य में विधानसभा है जो कानून का काम करती है, बनाती है, व्यवस्थापिका का काम करती है, तो ये काम राज्य के सरकार के पास रहेगा। लेकिन यदि वो नहीं है तो ये केंद्र के पास चला जाएगा। इसके सब्जेक्ट हैं कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, भूमि, शराब, वाणिज्य, पशुपालन और लोकल गवर्नमेंट के जो कार्य हैं। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और विवाद की स्थिति यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में तनाव हो जाए तो केंद्र का बनाया गया कानून चलेगा। और इसके सब्जेक्ट है शिक्षा है, कृषि है, वन है, मजदूर है, सामान में मिलावट है, गोद लेना, उत्तराधिकार के साधन है, नियम है। ये सब दोनों मिलकर तय करते हैं। विवाद होने पर केंद्र की ही दावेगिरी चलेगी, केंद्र का ही कानून चलेगा। अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जो इन तीनों में नहीं है वो इसमें आएगा, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बैंक रॉबरी है, वर्तमान में जो ई बैंकिंग, ई लॉस हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, यानी कि कुल मिला के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित है और जो इन तीनों में नहीं आ रहे वो किस में आएंगे, अवशिष्ट सूची में आएंगे। साइबर क्राइम है और इस विषय पर केंद्र ही कानून बनाता है। आपको ये स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।
अब यहाँ पर सवाल क्या क्या बने, शक्ति विभाजन क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभिन्न स्तरों पर बांटना क्या कहलाता है, शक्ति विभाजन कहलाता है। क्यों किया गया, संघर्ष और तनाव ना हो और राज्य और केंद्र के मध्य रोज रोज विवाद ना हो। शक्ति विभाजन में कितनी प्रकार की सूचियां, 4 प्रकार की, डिटेल से। कानून कौन कौन बताता है, बनाता है, डिटेल से है। आपकी बुक में इंडेक्स दे रखी है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है। कौन से सब्जेक्ट कौन सी सूची के हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने प्रबल केंद्र की बात कर ली है, जो इससे आगे वाला टॉपिक था हमने इससे पहले ही पढ़ लिया है। अब कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे केंद्र राज्य विवाद 356।